हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों अपने देश प्रदेश में कोरोना बहुत चरम पर है और ये कोरोना भी बड़ा अजीब चीज़ है। सरकारी ठेके खुले हुए हैं, बड़े बड़े आदमियों की जो डांस पार्टीज़ हैं वो हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, वो वहाँ नहीं जाता लेकिन स्कूल कॉलेजों में पहले पहुंचता है। तो खैर कोई बात नहीं, शासन जैसे भी दिशा निर्देश जारी करेगा हम सब लोग वैसा ही करेंगे। तो सब लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ऐसी आशा की जाती है। आइए आज हम लोग इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट जिसका नाम विलयन है, उसमें आगे का जो टॉपिक है वांट ऑफ लॉ एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें जो आगे का प्रकरण है वांट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयनों के लिए वांट ऑफ नियम, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोगों से ये अपेक्षा है कि जब भी आप वीडियोस देखें तो अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर हो। केवल देखने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको आप जब तक नोट नहीं करेंगे, जब तक इसे लिखेंगे नहीं, तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। जब लिखते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो आप लोग पेन कॉपी के साथ इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वांट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वांट ऑफ नियम, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, गैसीय नियम पढ़े हैं कि नहीं। तो गैसीय नियम जो थे, जैसे कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवागैद्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण, उसी तरीके से जो हमारे तनु विलयन होते हैं उन विलयनों में भी ये नियम को वांट ऑफ ने अप्लाई कर दिया। और उन गैसीय नियमों बायल, चार्ल्स, आवागैद्रो के नियमों से इसको कोरिलेट कर दिया। तो कोरिलेट जब किया तो देखिए किस प्रकार से। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला नियम है तनु विलयनों के लिए वांट ऑफ से रिलेटेड, वो है बायल वांट ऑफ नियम। क्या है? बायल वांट ऑफ नियम। तो बायल वांट ऑफ नियम, ये बायल, इसको अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो बायल वांट ऑफ लॉ है। तो बायल वांट ऑफ लॉ क्या है, बहुत जल्दी जल्दी आपको बताएंगे और ध्यान से सुनिए चीज़ों को। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनने मात्र से आपको ये कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये दावा है। तो देखिए यहाँ पर बायल वांट ऑफ नियम में क्या कहा गया कि जो परासरण दाब होता है, तनु विलयनों का परासरण दाब, जिसे हम P से प्रकट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है C के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? C क्या है? सांद्रता। कब? जब ताप स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है? बायल वांट ऑफ नियम है। देखिए बात को समझिए। जो आपका बायल का गैसीय नियम था, वहाँ ये था कि V प्रोपोर्शनल 1/P, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, हालांकि ऐसा किया जाना ठीक नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हम कर सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/V। ओके, तो जब ये चीज को आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो दाब होता है, गैसों का जो दाब होता है, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तनु विलयनों के संदर्भ में परासरण दाब हुआ और ये क्या हुआ? सांद्रता हुई। अब देखिए बात को समझिएगा कि P को हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/V। कब? जब सांद्रता, देखिए सांद्रता है ये, C क्या है? सांद्रता, और
अगर V लीटर का आयतन है, अगर V लीटर आयतन में, V लीटर आयतन के विलयन में 1 मोल उपस्थित है, क्या विलेय का 1 मोल उपस्थित है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, 1/V होगी। तब हमारा जो बायल का 1/2 नियम हो जाएगा, तब हमारा बायल 1/2 नियम क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल 1/V। ओके, अब देखिए दूसरा जो नियम है वो है चार्ल्स 1/2 नियम। चार्ल्स 1/2 नियम, चार्ल्स 1/2 नियम क्या है, इसमें कहा गया है कि P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T, कब, जब हमारी सांद्रता क्या हो, स्थिर हो। स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ओके, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 माने तो देखिए विलयन का समीकरण निकालते, जैसे वहां आप लोग गैसीय नियमों में बायल और चार्ल्स के नियमों से क्या निकालते हैं, आदर्श गैस समीकरण। बायल और चार्ल्स के नियमों से आप निकालते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो यहां पर आदर्श गैस समीकरण नहीं, यहां पर विलयन समीकरण निकलेगा, विलयन समीकरण। तो विलयन समीकरण निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि बायल का 1/2 नियम, और इक्वेशन नंबर 2 जो चार्ल्स का 1/2 नियम है, इसको हम जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। चलिए विलयन समीकरण में आए, इसके पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि बायल का 1/2 नियम हुआ P प्रोपोर्शनल 1/V और चार्ल्स का 1/2 नियम हुआ P प्रोपोर्शनल T। P क्या है, परासरण दाब, T है परम ताप, और C क्या है भाई, C है सांद्रता। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 या बायल 1/2 नियम क्या है भाई, बायल 1/2 नियम ये है P प्रोपोर्शनल 1/V, कब, स्थिर ताप पर। ठीक है। और चार्ल्स 1/2 नियम क्या है, वो है P प्रोपोर्शनल T, कब, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आदर्श समीकरण की ओर। कौन, विलयन, आदर्श विलयन समीकरण की ओर जा रहे हैं, आदर्श विलयन समीकरण निकालने चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल 1/V इंटू T। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल T/V। ओके, अब अगर हम प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, ये वाला प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल एक कांस्टेंट आएगा, वो होगा यस। क्या होगा, यस होगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, T/V, यानी हमारा समीकरण हो जाएगा यस T/V। ओके, अब देखिए अगर V को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाना चाहें तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा PV बराबर ST। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अगर V लीटर विलयन के आयतन में, V लीटर विलयन के आयतन में N मोल उपस्थित हो, कितने मोल उपस्थित हो, N मोल, N मोल उपस्थित हो, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो भाई 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए हो जाएगा V/N, N का हम भाग दे देंगे तो जो आयतन होगा वो 1 मोल के लिए हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम V की जगह पे रख दें तो अपना समीकरण क्या होगा, PV/N इज इक्वल टू S इंटू T। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो N का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, S इंटू T से।
तो हो जाएगा PV बराबर NST। यही भैया क्या है, आदर्श विलयन समीकरण है। क्या है ये, आदर्श विलयन समीकरण। देखिए आदर्श गैस तो कहीं दुनिया में होती नहीं है, ये काल्पनिक गैस है। आदर्श गैस क्या है, जी हाँ, आदर्श गैस काल्पनिक गैस है, आपको याद आ रहा होगा। ओके, आदर्श गैस काल्पनिक गैस है, लेकिन आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन हकीकत में होता है। तो आदर्श विलयन के लिए ये समीकरण मिला क्या, PV बराबर NST। इसको और जैसे आगे हम बढ़ाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखिए। N बराबर क्या होता है, W/M। चूंकि N इज इक्वल टू W/M, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ N इन दिस इक्वेशन, इस समीकरण में। तो इस समीकरण में अगर रखेंगे, इधर थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, लिखने के लिए जगह नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू W/M इंटू S इंटू T। ओके, अब इसी को हम अगर लिखना चाहे P के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू WST बाई M इंटू V। ओके, तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ आदर्श सॉल्यूशन इक्वेशन, आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, तो आदर्श समीकरण का ये एक दूसरा रूप है। आप यहां पर देख रहे हैं कि यम नीचे है। ठीक है, आगे आइए, इस सूत्र को आपको याद रखना, P बराबर WST/M इंटू V, ये याद रखना है। ओके, इसे आप बार बार लिखिए, और जब बार बार लिखेंगे तब ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आवागैद्रो वानठॉफ नियम, तो उसमें क्या होता है, P प्रोपोर्शनल N, यानी प्रसरण दाब अणुओं की संख्या कह लीजिए इसको, N को किसके अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या है, या फिर विलय के मोलों की संख्या। तो जो प्रसरण दाब होता है वो विलय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, यहां पर शर्त यह है कि स्थिर ताप व सांद्रता पर। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वांट हाफ फैक्टर। क्या, वांट हाफ कारक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वांट हाफ फैक्टर या वांट हाफ कारक। ठीक है, तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल i एंड इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द जस्ट रेशियो। ये क्या है, ठीक अनुपात है, किसके किसके बीच का, नंबर ऑफ molecules after association or dissociation but a number of molecules before एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, यानी देखिए इसको हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। ठीक है, ये होता है। तो वांट हाफ फैक्टर
क्या है, ये संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या और संयोजन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ कोई ये विलायक है और इस विलायक में आपने क्या मिलाया, सोल्यूट, विलेय मिला दिया। अब विलेय जब मिलाएंगे तो जैसे मिलाने के पहले इस विलेय के अणुओं की संख्या कितनी है, और जब आपने मिला दिया ये आपके विलायक में आ गया तब अणुओं की संख्या कितनी हो गई, इसका अनुपात जो होता है वो आपका 1/2 फैक्टर या 1/2 कारक कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या, वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपने NaCl लिया है और NaCl को आपने पानी में घोला, तो NaCl अगर आपने शुरू में लिया कितने 100 अणु इसके लिए, और जब आप इसको पानी में घोल देंगे तो ये 200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि NaCl जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, Na+ और Cl-। आप जानते हैं कि जो जल में आयन होते हैं ये स्वतंत्र कण की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब देखिए अगर ये 100 ठो रहे तो 100 ठो Na+ बना और साथ में 100 ठो Cl- भी बना, तो 100 Na+ और 100 Cl-, तो दो टोटल कितने हो गए, 200। तो डाला तो आपने 100 NaCl, लेकिन वो जब विलयन में गया तो उनके अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 200। क्यों हो गया, चूंकि डिसोसिएशन हो गया ना, चूंकि वियोजन हो गया। अब इसी के विपरीत क्या होता है, कभी कभी कोई अणु क्या होते हैं, वो संयोजित हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए डाल दिया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5COOH। ये आपने डाला, सपोज ये 100 अणु आपने डाला, लेकिन डालने के बाद क्या हुआ, कुछ अणु संयोजित हो गए, जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ बढ़ गई थी देखिए संख्या, और यहाँ क्या हो जाएगी, संख्या संयोजन के बाद घट जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पर I यानी ये 1/2 फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। जब हम विलेय को विलायक में डालते हैं तो विलायक में जब विलेय के अणु पहुंचते हैं तो कभी वो वियोजित हो जाते हैं या कभी क्या होते हैं, संयोजित। तो संख्या क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जितना आप डालते हैं उतना नहीं होती। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें। जब आप I = लिख रहे हैं क्या, संयोजन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, किनके अणुओं की संख्या, विलेय के, और इसके डिवाइड में लिख रहे हैं कि संयोजन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या, ये लिख रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रही है, और डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड मतलब, कैलकुलेटेड का मतलब आगणित अणुसंख्य गुण, आगणित अणुसंख्य गुण। ठीक है, तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुण क्या आ रहा है और आगणित गणना करने के बाद क्या आ रहा है अणुसंख्य गुण, इसका जो अनुपात होगा ये भी क्या होगा, I होगा। तो I कैन रिटर्न एज आल्सो। इस प्रकार से भी I को हम लिख सकते हैं कि प्रेक्षित यानी जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कितनी है, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी किसी किताब में ये भी हो सकता है यार कि इसको लिख दें कि ये प्रायोगिक, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या हुआ भाई, प्रायोगिक अणुसंख्य गुण, और ये सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण। ठीक है, प्रायोगिक अणुसंख्य गुण और बटे सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण, ये भी लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि अणुसंख्य गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे जानते हैं, देखिए जितने भी आपने अणुसंख्य गुण पढ़े, जितने भी आपने अणुसंख्य गुण पढ़ा है, चाहे वो आप ले लीजिए क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का क्या सूत्र था, वो ये था ना, TB = KB × W × 1000
और डिवाइड बाई m इंटू कैपिटल W। ठीक है ना, यही था। तो अगर हम देखिए, अगर हम इतनी चीजों को ये कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा भाई, ये निकल के आएगा कि डेल्टा टी भी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है 1/m के प्रोपोर्शनल। आप उसको ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन में क्या था, ये था ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 और डिवाइड बाई एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब अगर आप इतनी चीज को कांस्टेंट कर दीजिए ये, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ है, 1/m के हुआ। अणुसंख्य गुण ही तो है ये, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, अणुसंख्य गुण ही तो है। आप कहेंगे परासरण दाब P बराबर WST/m इंटू V, ये होता है। तो अब अगर इतनी चीज को, कितनी चीज को, ये इतनी चीज को अगर आप क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो क्या आएगा, P प्रोपोर्शनल 1/m, है ना। इसी प्रकार वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है उसमें भी आप देखे हैं, क्या देखे हैं, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है उसमें थोड़ा समय इसे मिटा देता हूं। वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन था उसमें क्या था कि P माइनस PS अपान P ये किसके इक्वल था, n/n प्लस कैपिटल N, अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी भाई n मोलों की संख्या है, W/m, m नीचे ही रहेगा। तो m यानी कोई भी अणुसंख्य गुण हो, कोई भी अणुसंख्य गुण हो, तो उसमें क्या होता है, हम ये पाते हैं कि वो 1/m के प्रोपोर्शनल होता है। अणुभार अगर कम होगा तो अणुसंख्य गुण अधिक दिखेगा, अधिक शो होगा। अणुभार ज्यादा होगा तो अणुसंख्य गुण कम शो होगा। तो आइए थोड़ा सा अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर देखें कि इस सूत्र को हम और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को देखिए, मैं लिखने के लिए नीचे इन सब चीजों को मिटा देता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I बराबर 1/ प्रेक्षित अणुभार प्रेक्षित अणुसंख्य गुण को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रेक्षित 1/ प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1/ आगणित अणुभार। आगणित अणुभार यानी ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास और ये कैलकुलेटेड मोलर मास। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आगणित अणुभार, आगणित अणुभार डिवाइड बाई प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार यानी जो देखा जाए, जैसे NaCl है तो NaCl का जो प्रेक्षित अणुभार है विलयन में जाने पर वो क्या होगा, और कैलकुलेट किया जाता है तो क्या होगा। कैलकुलेट करने पर ये क्या आता है, 58.5, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो इसके अणुभार कम हो जाएंगे, है ना। कैसे कम हो जाएंगे, Na का अलग होता है भाई और Cl का अलग होता है। तो इस प्रकार से करके हम इसको लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। थोड़ा सा हम ये डिस्कस करें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो कुछ यार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं परीक्षा में जिसमें कि कोई विलेय विद्युत संयोजी यौगिक दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर कंडीशन दे दी जाती है कि मिलाने के बाद अणुओं की संख्या इतनी हो गई है, मिलाने के पहले इतना था, तब उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तब उसका क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, तब उसका हिमांक अवनमन क्या होगा, तब उसमें परासरण दाब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं,
ऐसे सवालों को हल करने के लिए भाई क्या करते हैं, हम फार्मूला में कुछ चेंज करते हैं। अब समझिए, अगर i बराबर 1 है, 1 का मतलब क्या है कि अगर वियोजन या संयोजन के पूर्व जितने अणु हैं उतने ही अणु वियोजन या संयोजन के बाद भी हैं, यानी जितनी राशि ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी। जब तो क्या आएगा, i का मान 1 आएगा, और जब i बराबर 1 होगा तो जो आपका विलयन होगा वो नॉर्मल विलयन होगा। क्या होगा भाई, हाँ, वो आपका नॉर्मल विलयन या नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। लेकिन i का मान अगर 1 से अधिक हो रहा है तब क्या होगा, तब या i का मान 1 से कम हो रहा है तब क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो एबनॉर्मल होगा, असामान्य विलयन होगा, असामान्य विलयन। ठीक है, अगर i का जो मान है वो 1 से अधिक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब होगा वियोजन हो रहा है। जो विलेय के अणु उसमें डाले जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। और i का मान अगर 1 से कम है तो क्या होगा, फिर संयोजन हो रहा है। डेल्टा TB इज इक्वल टू लिखते हैं KB इंटू W इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, M इंटू कैपिटल W, ये लिखते हैं। और उसका जो है आप TB यानी कि क्वथनांक कुंडन निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपका विलयन असामान्य होगा, यानी कि वो नॉर्मल नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, उसमें i का मान 1 से या तो ज़्यादा हो या 1 से कम हो, तो उस दशा में यहाँ पर हम क्या करते हैं, i का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो असामान्य विलयनों के लिए TB का फार्मूला में ये चेंज हो जाएगा, यानी i इसमें मल्टीप्लाई में होगा। इसी प्रकार थोड़ा सा इसको और समझिए, जैसे आपको हिमांक अवनमन निकालना है यानी TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सामान्य विलयन के लिए क्या होगा, KF इंटू W इंटू 1000 और डिवाइड बाई क्या होगा, M इंटू कैपिटल W नॉर्मल के लिए। लेकिन अगर असामान्य विलयन है तो i के इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा इसको समझिए, जैसे कि हम आपको एक कैलकुलेशन दिखाने के लिए ले रहे हैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने कैलकुलेशन लिया, ये इसमें क्या है, KCl की मात्रा की गणना कीजिए जब 1 किलोग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम जल में इसे घोलकर विलयन बनाया गया हो, और इसका डेल्टा TF का मान यानी डेल्टा TF यानी हिमांक अवनमन का मान 2K हो गया हो, और KF की वैल्यू इतनी हो, K का परमाणु भार इतना, Cl का परमाणु भार इतना, तो अब बताइए KCl की मात्रा कितनी होगी, ये क्वेश्चन आ गया। अगर हम ये सोचें कि ये जो KCl है विलायक में मिलाने के पहले उतना ही होगा जितना विलायक में मिलाने के बाद, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ जो है हम जानते क्या है कि जब KCl भाई ये जल में जाता है तो K प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। तो अगर जितने अणु इसके शुरू में होंगे, सपोज यहाँ कितना छिपा हुआ है, 1 अणु, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 KCl से कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो i की वैल्यू होगी यार, i की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो देखिए मिलाने के बाद यानी संयोजन या वियोजन हो जाने के बाद अणुओं की संख्या 2 है, और संयोजन के पहले कितनी थी, 1, तो क्या आएगा, i की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो i का मान अपने को रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, i का मान इस विलयन में रखना पड़ेगा। और हम जानते क्या है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू W इंटू 1000 बटा क्या, M इंटू कैपिटल W। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर KF का मान भी दिया गया है, ये डेल्टा TF का मान भी दिया गया है, M हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये है ही है, ये कैपिटल W इसका भी मान दिया, यानी विलायक का भार, ठीक है, ये भी दिया गया, विलायक का भार कितना दिया है, 1 किलोग्राम, तो यहाँ हम रख देंगे ग्राम में जितना भी होगा। देखिए इसको लगाते हैं, हल करते हैं। डेल्टा TF कितना हो गया, 2K, 2 केल्विन हो गया, तो 2 केल्विन TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू हो गई भाई 2, और KF की वैल्यू कितना है, 1.86,
ओके, W अपने को निकालना है, इंटू 1000 और डिवाइड बाई यम। यम का क्या मान है? यम का मान यहाँ पर देखिए, ये मैंने निकाला, के का 39 होता परमाणु भार, Cl का 35.5, जोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई 74.5, यहाँ पर रख देंगे 74.5 और गुणे कैपिटल W 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, तो 1000 से 1000 कट जाएगा। फिर क्या होगा भाई? हाँ, यहाँ इंटू किसका? I का गुणा कराना पड़ेगा और I का मान कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको आगे ले चलेंगे। 2 बराबर 1.86 इंटू स्मॉल w इंटू 2 डिवाइड बाई 74.5, ठीक है, बटा 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा 74.5 गुणे 2, ठीक है, बटा 1.86 इंटू 2। इससे काट दीजिए, इससे इसको। अब उसके बाद इससे दे दीजिए भाग। जब भाग देंगे तो भाई क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 2 है, तो 1.86 लगभग 2 के बराबर है। यहाँ भाग देने पर आएगा 40 इतने ग्राम आएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ, आंसर 40.05 आएगा, ठीक है। हाँ, ये अगर 40.05 आता है तब ये सही होगा। अब अगर आई का वैल्यू आप नहीं रखोगे, यहाँ सोचोगे नहीं जितना हमने बिलियन के पहले लिया था उतने बिलियन के बाद रहेगा, तो यहाँ पर ये सवाल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए आई की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार की विद्युत संयोजी यौगिकों में, जैसे ये KCl ले लिया, या फिर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हम विलेय लेते हैं जो कि संयोजित हो जाता है, तो उसका जो है हमें आई का वैल्यू वहाँ पर रखना होता है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ आपसे कहना है कि अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। जो भी चीज़, जहाँ भी जो दिक्कत आती हो तो उसे आप हमें बताइएगा, तो मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और पढ़ करके आपको उसका हल देने की कोशिश करूँगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। घर पर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हालांकि घर पर वही रह सकते हैं जिनके पास खाने पीने की और नोटों की व्यवस्था हो। भाई जो गरीब आदमी हैं वो इस समय बहुत ही परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, बहुत दिक्कत है, बड़ा कष्ट होता है, आत्मा द्रवित होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लोग लड़ाई लड़ने वाले जब तैयार होंगे तो साथ दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।